कांग्रेसी नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा सद्भावना यात्रा आज करनाल में पहुंची है। करनाल के नीलोखेड़ी एबला गांव से यात्रा शुरू हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा के हर विधानसभा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर करनाल की बात की जाए, करनाल के नीलोखेड़ी में सद्भावना यात्रा शुरू की गई है, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता व नेता उनके साथ साथ मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर भी उनके साथ साथ मौजूद है। बृजेंद्र सिंह के पिता भी इस यात्रा में मौजूद है। बृजेंद्र सिंह की बेटी भी इस यात्रा में उनके साथ साथ चलती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस यात्रा में सद्भावना यात्रा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज नीलोखेड़ी में यात्रा रहने वाली है। इंद्री भी जाएगी और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कई जगहों पे ये सद्भावना यात्रा रहने वाली है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता व नेता भी उनके साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए बृजेंद्र सिंह की बेटी भी इस यात्रा में शामिल है। सद्भावना यात्रा इस यात्रा का नाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें राहुल गांधी भी आज हरियाणा आए थे, जहां पर सोनीपत में एक किसान की बेटी में उन्होंने शिरकत की है। हालांकि सद्भावना यात्रा में क्या राहुल गांधी शामिल होंगे या नहीं होंगे वो भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी के एबला गांव की यात्रा है जहां पर पहुंची और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या लोगों की बात की जाए वो बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल पहुंचे सद्भावना यात्रा लंबे समय से चल रही है, कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और क्या उद्देश्य? नहीं, रिस्पांस आपके सामने एबला गांव में आए हैं और यहाँ से आज हमारा 60वीं विधानसभा नीलोखेड़ी इसका आज शुभारंभ है यहाँ से यात्रा का। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और गांव के लोग आए हैं, तो यही हमारी घुट्टी है जिसके दम पे यात्रा इतनी मजबूती से चल रही है कि जहाँ से भी यात्रा गुजरती है, चाहे गाँव हो, कस्बा हो, शहर हो, हर जगह लोग इस यात्रा को के सम्मान में आते हैं, स्वागत करने आते हैं, बात सुनने आते हैं। तो अभी 1/3 बची है। सर, राहुल गांधी आज हरियाणा सोनीपत में है, उम्मीद है यात्रा में शामिल हो सकते हैं? नहीं, मेरे से कोई संपर्क नहीं है जी। और वो भी हमको भी आज सुबह ही पता लगी कि वो गोहाना में मेरे ख्याल से एक गाँव है, वहाँ गए हैं, किसी शादी का प्रोग्राम है। तो यात्रा में तो अभी मैं उनको आमंत्रित करने जाऊँगा। सर, एक इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो भारत पर किस तरह का असर देखते हैं? असर ही असर है जी। असर सिर्फ ये आर्थिक असर नहीं है। हमने पहली बार पिछले 78 साल में अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से किसी आक्रांता देश के साथ जोड़ लिया है। हम खड़े नज़र आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के साथ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत हमेशा इस तरह के जितने भी युद्ध हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसमें एक अपनी तटस्थता की भूमिका रखता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लड़ाई के शुरू होने से एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हुए थे। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल में दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो इजराइल जाके इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ हो, क्योंकि वो एक नरसंहार करने लग रहे हैं अपने देश में, गाज़ा पट्टी में। तो उसी से नज़र आ गया था कि भारत का जो एक कूटनीति के तौर पे जो दिवालियापन निकला हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। वो जो नेता नहीं आ पाए वो आगे आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। उनके ऊपर है जी, हम कौन सा आड़े भरेंगे सबके को, आओ आ जाओ और ना हो। जनता से भी आप संवाद कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे सामने आए कहीं? यार इतनी देर तो बोल लिया। और कांग्रेस की भूमिका इससे मुकाबला करने में और इस यात्रा के माध्यम से हम कांग्रेस को मजबूती दे सकें, इस मुकाबले के लिए लंबी चुनौती है, कड़ी चुनौती है और महीने साल की नहीं है। ये निरंतर एक प्रयास करना पड़ेगा यदि बीजेपी आरएसएस की इस विचारधारा से मुकाबला करना है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, सर छोटू राम अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जो 5 अक्टूबर से निरंतर चल रहे हैं, 5 महीने 5 दिन हो गए अब इस यात्रा को चलते हुए। और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े अनुशासन के साथ और बड़े तरीके के साथ और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बहुत हौसले के साथ ये यात्रा बढ़ी है। और अब तो इस चीज़ का संतोष है कि अब फिनिशिंग लाइन दिखनी शुरू हो गई है। हालांकि चौहान साहब ने 1000 किलोमीटर का एक डरा दिए हम 1000 किलोमीटर न्यू कहे चलो यो रे आज के पकड़ लो। बाकी वैसे तो कुलदीप शर्मा जी और चौहान साहब ने
मोटी मोटी बात कह दी तो मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा। अच्छा, सारे मेरे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं, सबका भी धन्यवाद और स्वागत। कि मैं इस यात्रा को राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी दूसरी कड़ी मानता हूं। दूसरी कड़ी से मेरा मतलब है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी वो इस देश की आज तक की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी यात्रा है। करीब 4,500 किलोमीटर की वो यात्रा थी। और एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज होनी चाहिए थी कि उसके बाद उस यात्रा को कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेशों में ले जाना चाहिए था। सही मायने में उस यात्रा को यदि एक राजनीतिक पूरी मूवमेंट के तौर पे, उसको आंदोलन के तौर पे यदि उसको आगे बढ़ाना था तो हर प्रदेश में उस तरह की यात्रा होनी चाहिए थी। वो बात ठीक है, मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि आदमी की शारीरिक क्षमता ऐसी हो कि वो पूरा प्रदेश कर सके या पूरा जिला या लोकसभा कर सके, लेकिन फिर भी एक योजनाबद्ध तरीके से हल्का वार या जिले वाइज या जैसे भी है प्रदेश पे भी, अगर प्रदेश के स्तर पे भी अगर कोई करना चाहे कांग्रेस का नेता तो उसको करना चाहिए था। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि हम देश में पहले वो कांग्रेसी यात्री हैं जो राहुल गांधी जी की उस यात्रा को आगे बढ़ा के पूरे प्रदेश के अंदर ले गए हैं और 90 की 90 विधानसभा हम इस यात्रा के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे कुलदीप शर्मा जी ने कही कि बहुत लोगों को शुरू में संशय भी था, शक भी था, कुछ कटु शब्द भी बोले गए। उसमें मैं भी कई बार थोड़ा सा खींच के जवाब दे देता था, लेकिन यात्रा ने अब हमको बिल्कुल ठंडा कर दिया। सद्भाव हमारे अंदर भी आ गया। वो बोलनी भी चुप हो लिए और मैं जवाब दिया करता, मैं भी जवाब देना बंद कर लिया, क्योंकि अब ये यात्रा जो है उन सारी चीजों से ऊपर जा चुकी। पत्रकार साथियों को आम तौर पर सवाल होता है कि फलाना नहीं आया, धिकड़ा नहीं आया। मैंने भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए तो उसका स्वागत है, जो नहीं आए तो उसका धन्यवाद। कोई किसी चीज की ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए, यात्राएं ऐसे नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं आया। मैंने जो यात्रा शुरू करी थोड़ा अध्ययन किया था। महात्मा गांधी जी की यात्रा में जो परमानेंट यात्री थे वो 78 थे सिर्फ। कहीं आप न्यू सोचो कि पूरा देश चल रहा था। 78 लोग थे जिन्होंने साबरमती से लेके और दांडी, वो जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने जहां से शुरू किया था, वो 78 लोग थे। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा करी, जो उसके परमानेंट यात्री थे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए थे, वो 119 थे। वो एक अलग चीज है। जैसे भी यहाँ पे ये इतना बढ़िया प्रोग्राम एबला गांव में हो रहा है और अनेकों जगह होता है, कहीं गांव में, कस्बे में, कहीं किसी नुक्कड़ पे, वो सभाएं और वो सारी चीज जुड़ती चली जाती है। वो जो कारवां बनता है ना, वो जरूरी नहीं है कारवां 5000 आदमियों का बने। वो कारवां ये है कि आप जहां से निकल रहे हो वहां पे आपका संदेश और आपकी यात्रा को लोग मान सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी यात्रा के बारे में जो चर्चा हो रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। और मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारी यात्रा के बारे में कोई गलत नहीं बोलता। और वो शायद इसलिए नहीं बोलता कि गलत बोलने का कुछ है ही नहीं। हम कोई भड़काऊ बात नहीं करने लग रहे, हम एक सद्भाव की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका राजनीतिक पहलू जरूर है, उसके ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा। और वो राजनीतिक पहलू हमारा जो स्लोगन है यात्रा का, उसके अंदर है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। वो उसका राजनीतिक पहलू है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूती मिले, कांग्रेस वही कांग्रेस बने जिसका कुलदीप शर्मा जी उल्लेख कर रहे थे। कांग्रेस वही कांग्रेस बने जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तरह का समाज का जो जिसको एक कांग्रेस को ना पहले छतरी की संज्ञा दी जाती थी। छतरी मतलब क्षत्रिय नहीं, छतरी मतलब छतरी, बारिश से बचाने वाली छतरी, क्योंकि उसके नीचे सब कुछ था। उसके नीचे हर विचारधारा के लोग भी मिलते थे आपको, उसके नीचे हर धर्म के भी मिलते थे, हर जाति के भी मिलते थे। और खींचतान होती है, स्वाभाविक सी चीज है, समाज में भी खींचतान होती है और उसकी फिर राजनीति में उसका प्रतिबिंब है। राजनीति तो समाज का, तो उसके अंदर भी वो झलकती थी। और उसी वजह से शायद जैसे शुरू के 15-20 साल आज़ादी के जब गुजरे, उसके बाद बहुत से लोग जो थे वो शायद ऐसे है जो ना महसूस करने लगे। उनको लगना शुरू हुआ कि हमारी बात उतनी नहीं सुनी जा रही जितनी सुनी जानी चाहिए। और फिर वो चाहे जातिगत दल बने हों, चाहे धर्म के हिसाब से बने हों, वो एक बिखराव सा होता है, स्वाभाविक सी चीज।
लेकिन फिर भी यदि कोई पार्टी ऐसी है इस देश में जिससे बीजेपी खौफ मानती है, जिससे आरएसएस को पता है कि उनका वजूद जो है वो खतरे में यदि पड़ सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से पड़ सकता है। उसमें अंग्रेजी में एक शब्द है आइडिया ऑफ इंडिया। भाई हिंदुस्तान का विचार क्या है? हिंदुस्तान का विचार कभी भी किसी को, किसी भी नागरिक को या नागरिकों के समूह को अलग रख के आप हिंदुस्तान की कल्पना करोगे तो आप घाटे का सौदा करने लग रहे हो। देर सवेर वो चीज पलट के आपको काटेगी और इतनी हानिकारक साबित होगी जिसका थोड़ा थोड़ा नमूना हम देखने लग रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क, बेरानी तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और आज के दिन हमारे को कोई नहीं पूछ रहा दुनिया में। वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि आपकी फौज मजबूत नहीं है या आपके पास पैसे कम है, वो इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आपका जो एक नैतिक आधार होता है जिसके ऊपर आपको दुनिया में एक स्थान मिलता है, आपने वो खो दिया। आप देश के अंदर गॉडसे की बात करते हो और बाहर जाके गांधी जी की बात करते हो। ये विरोधाभास जो है ये हमारे अंदर देश में चाहे लोग ना समझ रहे हो, लेकिन बाहर वालों ने सही समझ लिया कि ये नकली काम हो रहा है सारा का सारा। अंदर सिर्फ ये द्वेष घृणा पैदा करने लग रहे हैं, धर्म के नाम पे कह लीजिए। देखिए धर्म से तो इनकी शुरुआत थी, क्योंकि राज में आना था एक बार, तो पहला टारगेट मुसलमान था, लेकिन उसके बाद हर वर्ग को ये एक एक करके चिन्हित करते हैं और टारगेट करते हैं। चाहे वो किसान थे, मैं जवान का नाम भी इसमें लूंगा क्योंकि अग्निवीर जो है ये मेरे ख्याल से तो किसी के जवान के हित में है नहीं। 4 साल की फौज की नौकरी, ये इजराइल नहीं है जहां पे आप 1.25 करोड़ की आबादी और आपको फौज अच्छी चाहिए क्योंकि आप चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए। ये 140 करोड़ का मुल्क है। 15 लाख की फौज पक्की इकट्ठी करने के लिए किसको दिक्कत है? यहाँ कोई कंस्क्रिप्शन की जरूरत, कंस्क्रिप्शन वो होती है जो पक्की भर्ती होती है, पक्की नहीं कंपलसरी भर्ती, कि भाई हर आदमी ने जो बीए कर रहा है उसको 3 साल फौज में देने ही देने हैं या 2 साल देने हैं, ये वो नहीं है। लेकिन एक अजीब किस्म का माहौल बनाया, क्योंकि शायद उसकी उत्पत्ति भी वही थी कि किसान आंदोलन पहली ऐसी चीज थी जिसपे इस सरकार को पीछे हटना पड़ा था और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन भारत सरकार है भाई, बहुत तगड़ी सरकार है। भारत सरकार अब उस चीज को हजम कैसे करे? तो मैं आज भी मानता हूं ये अग्निवीर योजना जो थी ये उसका प्रतिकार था, क्योंकि बच्चे तो सारे किसानों के ही हैं जो फौज में जाते हैं। शहरी लोग तो फौज में अफसर बनने तो जा सकते हैं, जवान बनने कोई नहीं जाता। जवान बनने तो सिर्फ गांव का जो बच्चा है वो जाता है। तो मुसलमान, कम्युनिस्ट, ईसाई, ये तो पहली श्रेणी में लेते हैं ये। उसके बाद किसान, फिर जवान, खिलाड़ी तक नहीं बख्शे। खिलाड़ियों में भी जाति ढूंढी, खिलाड़ियों में भी। तो हर कदम पे आप देखेंगे ये विभाजन करते हैं। और कई लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि हम इस चीज से बचे हुए हैं और बचे रहेंगे क्योंकि हमारे हित सुरक्षित हैं। हरियाणा में कुछ समय के लिए इलेक्शन से पहले हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को भी ये गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब पिछले 5 साल का जो, पिछले 5 महीने में जो घटनाक्रम है उसमें इनकी भी सबकी आंख खुल ली होगी। ये वैचारिक तौर पर तो खैर बीजेपी के साथ कभी थे नहीं, लेकिन कई बार हो जाता है राजनीतिक तौर पे, आदमी को लगता है कि शायद हमारी भलाई की बात कर रहे हो या सोच रहे हो। लेकिन अब जो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी पराकाष्ठा जो थी, मनरेगा को जो खत्म किया है इन्होंने बड़े एक पिछले दरवाजे से, स्कीम तो नहीं खत्म करी, सिर्फ उसका नाम नहीं बदला, बाकी उसकी रूह निकाल ली, लेकिन वो अपने आप मर जाएगी स्कीम अगले 4-5 साल में। और वो स्कीम सीधी सीधी अधिकार आधारित स्कीम थी देश के सबसे गरीब और पिछड़े समाज के लिए, जो करीब करीब सारा का सारा या तो शेड्यूल कास्ट से आता है या वो आदिवासियों से आता है। उसके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया। और अब देखिए क्या हालत आ गई है। ये 2 स्तंभ थे जिनके ऊपर ये आए थे राज में, एक सनातन और दूसरा देशभक्ति। अपने खुद के आर्मी के चीफ की किताब ये छपने नहीं देते, क्योंकि कहते हैं जी उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो जाए। मतलब आर्मी चीफ से ज्यादा आपको पता है राष्ट्रीय सुरक्षा किस चीज से प्रभावित होगी या नहीं होगी। लेकिन उससे डर क्यों गए? क्योंकि उसमें एक लाइन ऐसी है चीन के संबंध में जहां पे आपका जो मजबूत नेतृत्व का जो बुलबुला बना रखा था वो फूटता है।
जब आपका सामना हुआ असली मुसीबत से या असली चैलेंज से, असली चुनौती से, तो आपके अंदर ना अकल के तौर पे सामर्थ्य था, ना आपके अंदर वो एक इच्छा शक्ति थी कि आप बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो सको। छोटे को पीटना और भीड़ में अकेले को पीटना कायरों का काम होता है, बहादुरों का नहीं होता कभी भी। पाकिस्तान ने तो थपड़ान की बात करते रहो, श्रीलंका ने और नेपाल भूटान ने, लेकिन जब चीन से आमना सामना हुआ तो आपकी पिंडी कांपनी कथी, और आप जवाब तक नहीं दे पाए अपने सेना प्रमुख को कि अब हमको करना क्या है। यह पहली चीज थी, मतलब फौज के चीफ के ऊपर भी सवालिया निशान टिका दिया। दूसरा, सनातन शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि तेरे को शंकराचार्य बनाया किसने, ये बता। तो किसी के घर में गलत फहमी होना कि 12 नंबर नहीं आएगा, तो ये तो शंकराचार्य जी को भी नहीं बख्श रहे। और सिर्फ इतना नहीं, और 15 दिन पहले उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। सर्टिफिकेट तो छोड़ो, यौन शोषण का मामला उनके खिलाफ कर दिया। तो इस तरह की है। मैं ज्यादा विस्तार से तो यात्रा पे आज लेट हो गया कि लंबा चलना है।